हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2 कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को डिस्कस करेंगे। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें हम लोगों ने दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी इस चैप्टर के, कार्बन कंपाउंड्स और कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। अब उस वीडियो में आप ये दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन डिस्कस करने वाली हूँ और अपकमिंग वीडियोस में मैं पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वन बाय वन डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होता है? एलोट्रॉपी एक फिनोमिना होता है जिसमें एक एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जबकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। ठीक है, तो द फिनोमिना ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज एलोट्रॉपी। इसमें क्या होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो तो सेम होती हैं, लेकिन जो फिजिकल फॉर्म होता है उनका जो रूप जो होता है वो तुम्हारा डिफरेंट होता है, तो उसको हम एलोट्रोपी कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं जो एलोट्रोपी शो करते हैं, उसमें से कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर है जो कि एलोट्रोपी शो करता है। आज के इस वीडियो में हम कार्बन की एलोट्रोपी को डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर 4 का पार्ट है। ठीक है, जो कार्बन होता है वो फिजिकल फॉर्म में दो तरीके का होता है, एक क्रिस्टल्स के रूप में होता है और एक पाउडर के रूप में होता है। यानी कि जो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं या तो वो क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब क्रिस्टल्स के रूप में होते हैं, या एमॉर्फस यानी कि पाउडर फॉर्म में होते हैं। पाउडर फॉर्म यानी अमॉर्फस फॉर्म में कार्बन जो होता है वो कोल, कोक, चारकोल, लैम्प, ब्लैक एंड गैस कार्बन के रूप में अवेलेबल होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप देखेंगे, कार्बन के, जो कि होते हैं डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलोरीन्स। ठीक है, ये तीन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, डायमंड, ग्राफाइट और फुलोरीन, जिसको आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपके चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का हिस्सा है और एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये आप इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि जो कार्बन है उसके दो प्रकार के एलोट्रोप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स आता है, जबकि अमॉर्फस फॉर्म में आपका कोक, कार्बन ब्लैक, चारकोल, कोल, गैस कार्बन वगैरह आता है। ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हमको देख रहे हैं कि तीनों ही कार्बन है, ग्रेफाइट हो चाहे डायमंड हो चाहे फ्लोरीन हो, ये तीनों के तीनों कार्बन हैं, लेकिन इनके फिजिकल फॉर्म एकदम डिफरेंट है। डायमंड जो है बहुत हार्ड होता है जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। फ्लोरीन हमको देखने में फुटबॉल की तरह लग रही है। तो इनके रूप अलग अलग हैं जबकि ये है तीनों एक ही चीज, जो कि है ये कार्बन। ठीक है, allotropes of carbon, the element carbon occurs in different forms in nature with widely varying physical properties. जो कार्बन होता है वो नेचर में बहुत ही अलग अलग रूप में अवेलेबल है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। जैसे कि both diamond and graphite are formed by carbon atoms. The difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन हैं, लेकिन वो दोनों आपस में एकदम ही डिफरेंट होते हैं। आपको पता है ना, डायमंड जो होता है वो देखने में चमकीला होता है, जबकि ग्रेफाइट तो देखने में काला है और वो थोड़ा सा वैसा होता है, शाइनी होता है। ठीक है ना, डायमंड जो होता है वो हार्ड है जबकि ग्रेफाइट आपका इतना हार्ड नहीं होता है, ब्रिटल होता है। तो दोनों ही कार्बन के रूप हैं लेकिन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, जबकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायमंड में जिस तरीके से कार्बन के बॉन्ड है वो डिफरेंट है ग्रेफाइट के बॉन्डिंग के हिसाब से। मतलब अगर उनके जो कार्बन के एटम्स के पीछे जो बॉन्ड्स हैं अगर वो डिफरेंट हो जाएंगे तो उनका फिजिकल फॉर्म भी बदल जाएगा, जो कि हमको डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन में देखने को मिलता है। In diamond, each carbon atom is bonded by 4 other carbon atoms forming a rigid three-dimensional structure. Diamond के केस में हर एक कार्बन एटम चार अदर कार्बन एटम से ज्वाइंट रहता है और जिसकी वजह से उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है ना, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है ना, तो जैसे आपने ये वाला जो आप डायग्राम है, इस वाले डायग्राम को देख,
तो इस वाले इसमें आप देख रहे हो कि ये सपोज करो ये वाला कार्बन है, तो चार चार अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसी तरीके से अगर आप ये वाला कार्बन एटम कंसीडर कर रहे हो तो एक ये हो जाएगा, 1 2 3 4। तो हर एक कार्बन एटम और चार कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, क्योंकि आपको पता है जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन को स्टेबिलिटी लाने के लिए या अपना आउटर शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 4 अदर जगह पर बॉन्ड्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो डायमंड के केस में जो कार्बन एटम होता है वो 4 अदर कार्बन एटम से अटैच रहता है, इसलिए जो डायमंड का शेप आता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आता है और एक रिजिड है। इसी वजह से जो कार्बन एटम होता है वो हार्ड होता है। In graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane, giving a hexagonal array. जबकि ग्रेफाइट के केस में हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, और चौथा जो उसका बॉन्ड होता है वो वंडरवॉल फोर्स होता है, जो कि वीक होता है इन कंपैरिजन टू द कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके वजह से अगर डायमंड और ग्रेफाइट को कंपेयर किया जाए तो ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट है, जबकि डायमंड जो है हार्ड है। अब ये वाला डायग्राम जो देख रहे हैं, ये वाला जो डायग्राम है ये ग्रेफाइट का डायग्राम है, ठीक है ना। ग्रेफाइट में आप देख रहे हो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, और ये एक के ऊपर एक लेयर्स में लगे हुए हैं। डायमंड के केस में हर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से जुड़ा रहता है 3D वे में, जबकि ग्रेफाइट के केस में हर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा रहता है, और जो चौथा उसकी जो वैलेंसी होती है वो वेंडरवॉल फोर्सेस के द्वारा फुलफिल होती है, ठीक है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन, गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। तो ग्रेफाइट के केस में देखो 6 का वो बन रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सागोनल एरे बनता है और एक के ऊपर एक लेयर्स के रूप में ये रहते हैं। जबकि डायमंड के केस में हम देखते हैं रिजिड 3D स्ट्रक्चर आता है, जिसकी वजह से जो डायमंड होता है वो हार्ड होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। One of these bonds is a double bond and thus the valency of carbon is satisfied. Actually ग्रेफाइट के केस में क्या होता है कि एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा रहता है और दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो इस तरीके से कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुलफिल हो जाती है। तो एक कार्बन एटम के साथ वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो 2 ये हो गए, बाकी 2 के साथ ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो 3 और 4, तो 4 वैलेंसीज कार्बन की सेटिस्फाई हो जाती हैं। जबकि डायमंड के केस में हर एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और ये 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि डायमंड को हार्ड बना देता है, ठीक है। Graphite structure is formed by the hexagonal arrays being placed in layers one above the other. मैंने बताया ना, जैसे आप इस वाले डायग्राम को देख रहे हो, हेक्सागोनल की एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरी हेक्सागोनल की लेयर रखी है, इसके बाद तीसरी रखी है, चौथी रखी है, सो ऑन। तो इस तरीके से हेक्सागोनल एरे का ये स्ट्रक्चर आता है और ये लेयर्स एक के ऊपर एक रखी रहती है, जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो इतना हार्ड नहीं होता जितना कि डायमंड होता है। ये वाले इस वाली स्लाइड में आप देख लीजिए, बड़े क्लियरली स्ट्रक्चर दिख रहा है डायमंड का कि हर एक जो कार्बन है वो 4 अदर कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। ये डायग्राम काफी क्लियर है कि अगर सेंटर वाला कार्बन आप पकड़ के चल रहे हो तो 1 2 3 4 अदर कार्बन एटम से ये जुड़ा हुआ है और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये 3D स्ट्रक्चर है जो कि काफी रिजिड होता है। जबकि आप ग्रेफाइट के केस में देख रहे हो कि आपके 6 कार्बन एटम्स की लेयर बनी रहती है, इसको हेक्सागोनल एरे कहते हैं, और एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर चढ़ा रहता है। इसमें हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है और 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, तो डबल बॉन्ड हुआ 2 वो और 2 अलग से सिंगल बॉन्ड से, यानी कि 4 वैलेंसीज की सेटिस्फाई हो जाती है। These two different structures result in diamond and graphite having very different physical properties even though their chemical properties are the same. क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में ही बॉन्डिंग डिफरेंट है, जिसके वजह से इन दोनों की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट होती है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन है, लेकिन डायमंड की एकदम ही अलग प्रॉपर्टी होती है और ग्रेफाइट की एकदम ही डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, जबकि बने वो लोग सेम ही एलिमेंट कार्बन से हैं। तो क्योंकि इनमें बॉन्डिंग डिफरेंट होती है, इसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। आपको पता है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी तो यही डिफरेंट क्या हो गई कि डायमंड तो बहुत हार्ड है, सबसे हार्ड सब्सटेंस है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट
is also a very good conductor of electricity like other non metals. ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, जबकि डायमंड आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। तो ये दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है जहां पे ग्रेफाइट और डायमंड डिफरेंट है। Diamonds can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature. देखो वैसे तो डायमंड होता है नेचुरली हमको अर्थ क्रस्ट में मिलता है ना। बहुत से एरियाज हैं इंडिया में, से पन्ना एक जगह है जहाँ में अगर खुदाई करते हैं तो डायमंड मिलता है, फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है और एक्चुअल में जो उसकी जितनी इम्प्योरिटीज है उसको निकाली जाती है, और जो डायमंड हमको बाजार में मिलता है वो आपका रियल डायमंड आपको मिलता है। लेकिन डायमंड को बहुत अगर कार्बन को हमने बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर में वो किया तो आर्टिफिशियली हम लैब में भी डायमंड बना लेते हैं। इसको हम सिंथेटिक डायमंड कहते हैं। जैसे तुम्हारा अमेरिकन डायमंड्स कहलाते हैं ना, जो आज के जो अमेरिकन डायमंड्स की ज्वेलरी जो चल रही है वो यही सिंथेटिक डायमंड्स हैं। इसको लैब में बनाया गया है, ठीक है ना। और इसमें क्या किया गया है कि जो कार्बन है, प्योर कार्बन को लिया है और उसको बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर से इसको गुजारा है, जिसकी वजह से ये डायमंड का रूप ले लेता है। लेकिन इस वाले डायमंड की वैल्यू काफी कम होती है एज कंपेयर टू आपके नेचुरली अकरिंग जो डायमंड होते हैं। लेकिन आप अगर वैसे देखे जाएंगे तो आप ज्यादा डिफरेंशिएट, अगर आप जानकार नहीं है तो आप रियल डायमंड में और ये जो आपका सिंथेटिक डायमंड है उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें वैसे ही शाइन और लस्टर होता है। तो जो इस फील्ड के होते हैं वो तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन जैसे हम लोग कॉमन मैन है तो वो को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कहने का मतलब ये है कि डायमंड को आप लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हो, बना सकते हो, अगर आपने प्योर कार्बन को बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से ट्रीट करा तो, ठीक है। These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural diamonds, ठीक है। जो नेचुरल डायमंड्स है वो बड़े होते हैं, सिंथेटिक डायमंड छोटे होते हैं। कॉमन मैन इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है कि असली कौन सा है नकली कौन सा है, लेकिन जो इस फील्ड के होते हैं वो उनको पहचान होती है। नहीं तो हम बिल्कुल रियल डायमंड की तरह ही आर्टिफिशियल डायमंड भी बना सकते हैं, और आजकल मार्केट में काफी ज्वेलरी इन्हीं आर्टिफिशियल डायमंड्स की अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो ये दो फॉर्म्स बता रहे हैं कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, दोनों ही कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायमंड में जिस प्रकार के बॉन्ड्स पाए जाते हैं और ग्रेफाइट में जिस प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डायमंड में हर एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, जो उसको 3D रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो डायमंड होता है वो काफी हार्ड हो जाता है। जबकि ग्रेफाइट के केस में 6 का एक हेक्सागोनल एरे बना रहता है, और इसकी जो एक के ऊपर एक लेयर्स में ये हेक्सागोनल एरे अरेंज रहते हैं। और ग्रेफाइट इसलिए क्या होता है, सॉफ्ट होता है इन कंपैरिजन टू डायमंड। ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, और इसमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और बाकी 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। तो इस तरीके से इसमें भी ग्रेफाइट के केस में भी कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है, और डायमंड के केस में भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डायमंड में चारों बॉन्ड सिंगल होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में एक बॉन्ड डबल होता है और बाकी के 2 बॉन्ड सिंगल होते हैं, ठीक है। अब ये इन्होंने कुछ जो डिफरेंसेस है उसको समराइज किया है। डायमंड्स हैव स्ट्रॉन्ग 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट्स हैव अ 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर। जो डायमंड होता है उसका 3D स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क लाइक 3D स्ट्रक्चर होता है जो काफी रिजिड होता है, जबकि जो आपका ग्रेफाइट होता है उसका 2D स्ट्रक्चर होता है शीट की तरह, और ये डायमंड के कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है। इन डायमंड द नेटवर्क्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। डायमंड में जो नेटवर्क बना है वो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से है, जबकि जो आपका ग्रेफाइट है उसमें एक वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, जो कि इसको सॉफ्ट बना देता है डायमंड के कंपैरिजन में। मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं ग्रेफाइट में और एक वैंडरवाल फोर्स पाया जाता है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से काफी वीक होता है। इसी वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है, ब्रिटल होता है, जबकि डायमंड हार्ड होता है। Diamond are hard in nature, and while graphite are soft in nature. In diamond, molecules are closely packed. As a result, they have high density. Diamond के केस में जो molecules होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, इसलिए जो diamond होता है वो dense होता है, उसकी density ज्यादा होती है। जबकि graphite के केस में there is a large gap between molecules, therefore they have a low density. इनके molecules के बीच में बड़ा gap होता है, जिसकी वजह से इनकी density कम होती है, ये less dense होते हैं। कौन? Graphite.
डायमंड के केस में देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ फ्री कार्बन एटम्स इन डायमंड। डायमंड में कोई भी कार्बन एटम फ्री नहीं है, हर एक कार्बन एटम अपने आसपास के 4 कार्बन एटम से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। जबकि ग्रेफाइट के केस में फ्री कार्बन एटम्स होते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है ना। तो डायमंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, therefore diamond and graphite are the allotropes of carbon. Even though these minerals chemically consist of carbon atoms, they have different physical properties. इसीलिए ग्रेफाइट और डायमंड दोनों को एलोट्रोप्स बोला गया है, क्योंकि ये दोनों ही कार्बन से बने हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। एक और एलोट्रोप होता है कार्बन का, उसको फ्लोरीन कहते हैं। The first one to be identified was C60, which has carbon atoms arranged in the shape of football. एक दूसरा जो तीसरा इनका एलोट्रोप है कार्बन का, वो है फुलरीन। ये 60 कार्बन एटम से मिलके बनते हैं। एक स्मॉल एलोट्रोप है, इसका जो साइज होता है बहुत बड़ा नहीं होता है, सिर्फ 60 कार्बन एटम से मिलके बनता है। इसका शेप जो होता है फुटबॉल के शेप के बराबर से जैसा होता है ना। इस डायग्राम आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे फुटबॉल रखी है। तो ये 60 कार्बन एटम्स इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि फुटबॉल का शेप बन जाता है। इसको हम फुलरीन कहते हैं। बहुत से लोग इसको फुलरीन जो वर्ड है वो क्यों आया, क्योंकि एक जियोडेस्मिक डोम है जो एक यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने बनाया था। उन्हीं के नाम से इंस्पायर होके इस एलोट्रोप को, कार्बन के इस एलोट्रोप को हम फुलरीन कहते हैं, क्योंकि देखने में उसी जियोडेस्मिक डोम की तरह लगता है। ठीक है ना, इस फिगर में आप देख रहे हो ये जियोडेस्मिक डोम है, जियोडेसिक डोम है, जो कि यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने बनाया है। और चूंकि ये देखने में इस डोम जैसा है, इसलिए इस एलोट्रोप को हम फुलरीन कहते हैं, इस आर्किटेक्ट के नाम से इंस्पायर होके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू।